ऑफ जर्नल जर्नल के नियम। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, अकाउंट व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट रूल ऑफ जर्नल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति प्राप्त करता है किसी वस्तु को, तो उससे पाने वाला व्यक्ति कहा जाता है, उसको डेबिट नाम में किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और जो व्यक्ति किसी को वस्तु या रोकड़ देता है तो वो देने वाला व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति दे रहा है उस व्यक्ति के खाते को हमेशा जमा यानी क्रेडिट किया जाता है। ये व्यक्तिगत खाते के नियम है। व्यक्तिगत खाते में दूसरा है आपके वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट। वस्तुगत खाते के जर्नल के नियम है, रूल ऑफ जर्नल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आती है व्यवसाय में उसे नाम करो, और जो व्यवसाय से वस्तु जाती है उसे जमा करो। अर्थात जो वस्तु आवे सो नामे और जावे सो जमा। नेक्स्ट है नाम मात्र खाते के नियम। नाम मात्र खाते में डेबिट द ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द ऑल गेन्स एंड इनकम। समस्त व्यय और हानियों को डेबिट करो और समस्त आय और लाभों को जमा करो। ये आपके इसके रूल्स थे, लेकिन मैंने आपको ये जो रूल्स है इसमें कभी वो बच्चा ये पहचान नहीं पाता है कि ये व्यक्तिगत है या वस्तुगत। उस दशा में मैंने आपको जो नियम बताने शुरू किए थे उसमें नियम बताया था कि जैसे कि व्यापार प्रारंभ किया, यदि ये वर्ड गिवन है स्टार्टेड बिजनेस, व्यापार प्रारंभ किया। इफ वर्ड गिवन स्टार्टेड बिजनेस, व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार जिन वस्तुओं से प्रारंभ किया जाता है उन समस्त वस्तुओं के खाते को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। यानी बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम विच थिंग्स, फॉर एग्जांपल केस, स्टॉक, मशीनरी या एनी फिक्स्ड एसेट। इफ ब्रिंग इन बिजनेस एज कैपिटल, यानी ये वस्तुएं पूंजी के रूप में व्यवसाय में लाता है, तो उन सभी वस्तुओं को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। पूंजी खाता व्यापार के मालिक का स्वयं का खाता है। व्यापार के मालिक की पुस्तिका में उसका खुद का नाम नहीं लिखा जाता है, उसके स्थान पर ये कैपिटल अकाउंट उपयोग किया जाता है। तो ये व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापार के मालिक का। तो व्यापार प्रारंभ किया, तो जिन वस्तुओं से व्यापार प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपए रोकड़, ₹10,000 का फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया।
जिन वस्तुओं से आपने प्रारंभ किया वे सारी वस्तुएं डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस में कैश लाएगा, ब्रिंग कैश एंड फर्नीचर इन बिजनेस, कैश अकाउंट डीआर। फर्नीचर अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट, ये प्रविष्टि होगी। नेक्स्ट है, ये बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता था, परमानेंट याद ये रखिए, जो वस्तु व्यवसाय में लाई जाएगी, व्यापार प्रारंभ करते समय व्यवसाय में लगाई जाएगी, जिन वस्तुओं से व्यवसाय शुरू करेंगे उन समस्त वस्तुओं के खाते डेबिट और पूंजी खाता क्रेडिट। सेकंड, ये आपके खरीदा, परचेज, व्हेन वर्ड गिवन परचेज या बॉट, तो तुरंत दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या खरीदा, व्हाट परचेज, व्हाट इज परचेज, व्हाट परचेज, क्या खरीदा। व्हेन द वर्ड गिवन परचेज, जब शब्द ये लिखा गया है कि खरीदा, तो क्या खरीदा, उसका खाता हमेशा हर कंडीशन में डेबिट होगा, फिक्स है। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? यदि रोकड़ खरीदा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, उधार खरीदा तो जिस व्यक्ति या संस्था से खरीदा उस व्यक्ति या संस्था का खाता क्रेडिट होगा। When the goods purchased, then purchased account debit होगा, और other than goods anything purchased in business, माल के अलावा कोई भी वस्तु व्यवसाय में खरीदी जाती है तो उस वस्तु का जो नाम है, उस वस्तु का पर्टिकुलर नाम से उस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यदि खरीदा गया शब्द लिखा गया है तो क्या खरीदा उसको हमेशा डेबिट करेंगे, तुरंत देखना क्या खरीदा। यदि माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डीआर करेंगे, और माल के अलावा कोई भी वस्तु खरीदी गई तो उस वस्तु का खाता डेबिट किया जाएगा। रोकड़ खरीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यदि रोकड़ शब्द नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि उधार खरीदा। उस व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता, जिस व्यक्ति या संस्था से माल खरीदा या वस्तु खरीदी, उस व्यक्ति या संस्था का खाता क्रेडिट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन से 1 लाख रुपए का माल नकद एवं 50,000 रुपए का माल उधार खरीदा। तो तुरंत दिमाग में ये लाना चाहिए कि क्या खरीदा। खरीदा शब्द है क्या? माल। माल शब्द है तो उस कंडीशन में परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डीआर होगा, टोटल गुड्स परचेज 1,50,000 इन केस खरीदा, क्या खरीदा उसको डेबिट कर दो। यदि रोकड़ खरीदा है तो कैश अकाउंट आपके क्रेडिट होगा। आपको एक इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होते हैं। अब आप एक की पहचान कर लोगे, दूसरा बचा हुआ रह जाएगा। आपने पहचान कर लिया कि खरीदा, तो क्या खरीदा वो डेबिट होगा।
तो फिर क्रेडिट किसको करना है? मतलब आप जो है क्रेडिट करेंगे तो उसमें या तो रोकड़ खरीदते या उधार, उनमें से कोई न कोई एक बात होगी। रोकड़ खरीदा लिख दो 2 केस, और उधार खरीदा तो उस पार्टी का नाम भी। ये मशीनरी स्टोर से 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, खरीदी या खरीदा वर्ड दिया हुआ है तो तुरंत ये लिखेंगे कि खरीदा शब्द आते ही तुरंत देख लो, खरीदा या खरीदी जो भी है, खरीदा है या खरीदी, तो तुरंत दिमाग में चाहिए क्या खरीदा, ये वर्ड दिमाग में तुरंत लाइए। जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ इंग्लिश में आएगा आपके बॉट या परचेज, हिंदी में लिखा हुआ होगा खरीदा, तो ये इट मीन्स तुरंत दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज परचेज, क्या खरीदा। तो ये देखिए कि क्या खरीदा, इसमें देखो आपके ये एग्जांपल में क्या खरीदा, मशीन। तो जो भी खरीदा शब्द है तो व्हाट इज परचेज ऑलवेज डेबिट, इट मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट किसको करेंगे आप? परचेज की जाने वाली वस्तु का खाता हमेशा डेबिट होगा, तो क्रेडिट किसको किया जाएगा? क्रेडिट एक पक्ष को यदि आप पहचान लेंगे, कोई भी एंट्री होगी उसमें आपके 2 पक्ष होंगे, एक होगा डेबिट और एक क्रेडिट। एक को पहचान लिया कि भाई खरीदी जाने वाली वस्तु डेबिट है, तो फिर क्रेडिट किसको करना है? रोकड़ है तो पार्टी का नाम लिख दो उधार होने पर, और रोकड़ है तो केस लिख दो, तो ये उधार है या रोकड़ पहचान करो। इसमें रोकड़ शब्द कहीं नहीं है, जिसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, साथ में नकद या केस, मशीनरी परचेज्ड फॉर केस यदि हो तो लिख दो 2 केस, मशीनरी परचेज फ्रॉम मशीन स्टोर्स इन केस तो भी लिख दो केस, पार्टी का नाम भी है केस भी है तो भी केस लिख देंगे, और ओनली केस लिखा तो भी केस लिखेंगे, पार्टी का नाम नहीं है तो भी केस लिख देंगे। यदि पार्टी का नाम है और रोकड़ शब्द नहीं है, इसका अर्थ है ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है, उधार है। ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट इट मींस उधार है, तो आप लिख देंगे टू मशीनरी स्टोर्स, मशीनरी स्टोर्स 1 लाख। ये खरीदा। अब है ये स्टार्टेड बिजनेस और परचेज से रिलेटेड एंट्रीज हुई। थर्ड है तीसरा नियम, थर्ड, व्हेन वर्ड गिवन सोल्ड, जब ये शब्द लिखा गया है बेचा, यदि ये शब्द लिखा गया है आपके बेचा, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या बेचा, व्हाट इज सोल्ड, व्हाट सोल्ड, तुरंत दिमाग में आना चाहिए व्हाट सोल्ड, क्या बेचा। तो उस कंडीशन में जो भी वस्तु बेची जाती है उसका खाता हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। विच थिंग्स सोल्ड आर ऑलवेज क्रेडिटेड, जो भी वस्तुएं बेची जाती है, कोई भी वस्तु बेचो, यदि बेचा गया, यदि सोल्ड शब्द वर्ड लिखा गया है तो व्हाट इज सोल्ड ऑलवेज क्रेडिट, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? अब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट यानी 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट। अब आपने एक पक्ष को पहचान लिया कि भाई ये क्रेडिट या डेबिट होगा,
तो बचा हुआ पक्ष दूसरा बच जाएगा, वो रह जाएगा। जैसे कि इसमें ये हुआ कि बेचा, तो क्या बेचा, उसका खाता क्रेडिट हो गया। ये परमानेंट याद रखो कि खरीदी जाने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होती है, तो बेची जाने वाली वस्तु हमेशा उसका खाता क्रेडिट होगा। फिर डेबिट क्या करेंगे, यदि रोकड़ में बेचा तो कैश डीआर होगा, उधार बेचा तो उस कंडीशन में पार्टी का खाता डीआर होगा। जो व्यक्ति और संस्था होगी उसका जो अकाउंट होगा उसको आप डेबिट करेंगे। जैसे राम को ₹50,000 का माल बेचा, 10,000 रुपया 10,000 नकद प्राप्त किए। तो दिमाग में ये लाइए कि बेचा गया शब्द लिखा है, बेचा, क्या बेचा, ये दिमाग में लाइए, क्या बेचा, ये दिमाग में लाइए, क्या बेचा, ये पहचान करो आप। यदि कोई वस्तु बेची जाती है तो उस वस्तु का पर्टिकुलर जो नेम है उसको डेबिट करो। इफ एनी थिंग्स आर सोल्ड देन नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज डेबिट। यदि कोई वस्तु बेची जाती है तो उस वस्तु का जो नाम होगा उससे डेबिट करो। लेकिन यदि वर्ड गिवन माल गुड्स, यदि यह शब्द दे रखा है माल बेचा, when word given गुड्स सोल्ड, माल बेचा, तो उस कंडीशन में आपके सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। माल के लिए वर्ड परचेज करते समय, खरीदते समय परचेज शब्द यूज करते हैं और बेचते समय सेल्स। माल के अलावा कोई भी वस्तु खरीदो या बेचो उसका पर्टिकुलर नाम लिखा जाएगा। खरीदते समय उसको डेबिट करेंगे और बेचते समय उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में माल बेचा तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? एक पक्ष मालूम हो गया कि क्रेडिट पक्ष दो हुए प्रत्येक ट्रांजैक्शन में। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एक डेबिट और एक क्रेडिट, दो पक्ष है, दो, एक पक्ष डेबिट और एक क्रेडिट। तो अब आपको मालूम हो गया कि बेचा तो इसका मतलब है बेची जाने वाली वस्तु जो भी है वो तो क्रेडिट होगी, माल बेचा सेल्स क्रेडिट होगा। फिर डेबिट किसको करेंगे? इजी है, रोकड़ा है कैश दिया कर, उधार है तो पार्टी। कोई नियम रखने की आवश्यकता नहीं है, एक इतना ही याद रख लो कि भाई खरीदा तो जो भी खरीदा उसका खाता डेबिट कर दो। क्रेडिट किसको करेंगे? रोकड़ा है तो कैश, उधार है तो पार्टी। इसी प्रकार बेचा तो तुरंत दिमाग में बेचा, हाँ बेची जाने वस्तु हमेशा क्रेडिट। माल है तो सेल्स लिख दो, अदरवाइज उसका नाम पर्टिकुलर नेम लिख दो। तो डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिट तो मालूम हो गया कि क्या बेचा उसको क्रेडिट करो, तो डेबिट होगा। रोकड़ है तो कैश दिया, उधार है तो पार्टी का नाम। तो एंट्री होगी आपके नगद 10,000 का, ये 50 में से 10 नगद है, उधार कितना हुआ? 40। तो आराम से अकाउंट दिया 40,000, कैश अकाउंट दिया 2 सेल्स अकाउंट। Goods sold to Ram 50,000 and cash received ₹10,000। ये आपके बेचने का। इसके अलावा कोई वस्तु बेचो तो मोम को कार बेची, ₹40,000 बेची, कई भी वर्ड से बेची, क्या बेची? कार। जो भी वस्तु बेची जाती है उसका खाता क्रेडिट,
तो कार का खाता तो क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करोगे? रोकड़ है तो कैश डेबिट होगा, उधार है तो उस पार्टी का नाम क्या है? क्या किसी व्यक्ति या संस्था का नाम है वो लिख दो। ये कार अकाउंट तो हो गया, ये हो गया मौन। ये थी कार आपके 40 में। ये हो गया आपके खरीदना और बेचना और व्यापार प्रारंभ करना। अगला, जब ये शब्द लिखा गया है प्राप्त किया, when word given received, when word given received, जब शब्द लिखा गया प्राप्त किया, तो उस कंडीशन में हमेशा कैश अकाउंट डेबिट होगा। यदि चेक प्राप्त करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, सेम डे बैंक में भेजोगे तो अब ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपने प्राप्त किया गया शब्द है तो ऐसी कंडीशन में कैश डेबिट होगा। चेक प्राप्त करते हैं और सेम डे बैंक में भेजते हैं बैंक डेबिट होगा, अदरवाइज चेक को भी रोकड़ माना जाता है और वह भी कैश डेबिट होगा। तो प्राप्त किया गया शब्द कहीं भी लिखा गया है तो उस कंडीशन में हमेशा कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। when word given received, then always cash account debit, or what is received या from whom received, account always credit। प्राप्त किया गया शब्द लिखा गया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या प्राप्त किया? इसका अर्थ है कोई आय, जैसे कमीशन है कि किराया है, ब्याज है, ये पर्टिकुलर कोई आय है। या किससे प्राप्त किया? कोई पार्टी का नाम, उसका खाता आपके क्रेडिट होगा। लेकिन यदि आपने कोई आय प्राप्त की और उसमें साथ में पार्टी का नाम लिखा हुआ तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस आय से मतलब है। आपने किराया प्राप्त किया, दुकान के जिसको किराया दी, आप टेनेंट से किराया प्राप्त किया, उस टेनेंट का नाम मान लो श्याम है तो श्याम से 5,000 का किराया प्राप्त किया, तो ऐसी कंडीशन में प्राप्त किया शब्द है केस तो टीआर कर दो। लेकिन तू श्याम नहीं लिखेंगे, क्या कि श्याम से किराया प्राप्त किया, आपने उधार पैसे नहीं लिए या श्याम से रोकड़ कोई दूसरे कारण से नहीं लिए, तो ऐसी कंडीशन में ये किराए के पैसे आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर इनकम का नाम है, आय का नाम है। जब तो ऐसी दशा में जब प्राप्त किया गया शब्द लिखा गया है तो हमेशा रोकड़ खाता डेबिट होगा। किससे प्राप्त किया या क्या प्राप्त किया, उसका खाता आपके क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स से रुपया 5,000 का किराया प्राप्त किया, $5,000 का किराया प्राप्त किया, प्राप्त शब्द लिखा गया है तो उस कंडीशन में परमानेंट कैश अकाउंट डेबिट। यदि चेक प्राप्त करते हैं ना तो भी कैश अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन जिस दिन चेक प्राप्त किया जाता है उसी दिन सेम डे, व्हेन द चेक रिसीव्ड एंड सेम डे चेक सेंट इनटू बैंक, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड। यदि चेक प्राप्त किया और उसी दिन आपने बैंक में भेज दिया तो उस दशा में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, अदरवाइज चेक को भी रोकड़ माना जाता है। कैश अकाउंट दिया तो अब किसको जमा करेंगे? पार्टी का नाम भी है
लेकिन पार्टी का कोई महत्व नहीं, आपने किराए के पैसे प्राप्त किए। तो उस टेनेंट का नाम मालूम है किराएदार का, उससे कोई मतलब नहीं, आप लिखेंगे टू रेंट। बी से 10,000 रुपये प्राप्त किए, प्राप्त word given received 10,000 received from B, word given 10,000 received from B, received, it means cash account always debit। अब आप लीजिए, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से आपने प्राप्त किया, तो उस व्यक्ति का खाता, और यहाँ पर कोई आय के पैसे नहीं है, इनकम नहीं है इसका, या तो आपने पैसे उधार लिए या पहले आपने उधार माल बेचा होगा, उसके बदले में आपको मिले, आपका डेटर होगा, या आपने अगले को कर्ज लिया, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इनकम के पैसे नहीं है। तो उस कंडीशन में टू बीज अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है कि प्राप्त किया रोकड़ आ रहा है, रोकड़ वस्तु है, बी व्यक्ति है, फिर वस्तुगत के नियम लगाओ, जो वस्तु आती है उसे नाम करो, जो और फिर पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो, ये नियम पूरे दिमाग में रखने पड़ेंगे आपको। ये बिना नियम कभी गलती नहीं हो सकती है प्रविष्टि। यदि आप पर्टिकुलर ये नियम आप अपने दिमाग में बैठा दे तो कभी भी एंट्री गलत नहीं होगी। अब इस कंडीशन में यदि डिस्काउंट हो तो बी से पूर्ण भुगतान में, बी से जैसे कि बी 10,000 के रुपए का उधार माल बेचा हुआ था बी को, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं नया, गुड सोल्ड टू बी ₹10,000, और बाद में आपको कहता है रिसीव्ड फ्रॉम बी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,800, 10,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 9,800 रुपया प्राप्त हुए। फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट ₹10,000, आफ्टर सम टाइम इन फुल सेटलमेंट अमाउंट रिसीव्ड ₹9,800। तो आपने 9,800 रुपये प्राप्त किए, एंट्री पड़ेगी कैश अकाउंट दिया, रिसीव्ड है, प्राप्त किए, जब वेन द वर्ड गिवन रिसीव्ड देन कैश डेबिट, उस कंडीशन में डिस्काउंट भी डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट लॉस है। नियम है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो इस कंडीशन में ये 10,000 में से आप 9,800 रुपये 200 घटाइए, लॉस है। ये कहलाता डिस्काउंट अलाउड बट्टा दिया, ये कहलाता डिस्काउंट अलाउड बट्टा दिया। 200 रुपया का डिस्काउंट दिया आपने, तो ये डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। वेन द कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। वे परमानेंट याद रखना डिस्काउंट के लिए रूल्स। यदि डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट नॉन कैश आइटम है, डिस्काउंट के बराबर की राशि न तो बिजनेस से बाहर रोकड़ जाएगी, न बिजनेस में रोकड़ आती है। कोई कहता नहीं कि मुझे 40% डिस्काउंट प्राप्त हुआ, इसका अर्थ ये नहीं उसको उसने अगले पार्टी ने दुकानदार ने उसको 40% रकम रोकड़ दी, रोकड़ नहीं दी, उस वस्तु का मूल्य जो था उसमें से उतने रुपए कम कर दिए। तो भुगतान करते समय या भुगतान प्राप्त करते समय या भुगतान अगले को चुकाते समय यदि राशि कम ली जाती है
या कम दी जाती है पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में, और उस कंडीशन में यदि वो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया नहीं है तो उसको डिस्काउंट कहा जाएगा, भट्टा। यदि वेन डेटर बिकम इंसॉल्वेंट देन अमाउंट शॉर्टफॉल रिसीव्ड, तो उस कंडीशन में डिफरेंस नॉन एज बैड डेट्स, कमी की राशि को अपन क्या मानते हैं, डूबत। जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है और उस दशा में यदि आप कम जितने राशि प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उस समय उसको डिस्काउंट नहीं कहते हैं, उसको बैड डेट्स कहते हैं, डूबत ऋण। तो फिर ये दिवालिया न हुआ हो और उस दशा में यदि वो भुगतान करते समय पूर्ण भुगतान में यदि राशि कम प्राप्त करता है या कम चुकाता है तो अंतर की राशि को बट्टा माना जाता है। इसको कहते हैं रोकड़ी भत्ता, कैश डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट के प्रकार बताएंगे, अभी तो थी कि इसके साथ में एंटी बताने लग गया मैं, अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद में। ये प्राप्त किए किससे, तो उस कंडीशन में उसका नाम लिख दीजिए बी से। पार्टी का खाता एज इट इज क्रेडिट होगा और जितना पैसा रोकड़ आएगा उतने से कैश अकाउंट दिया, जितना डिस्काउंट होगा कैश डेबिट, उस कंडीशन में डिस्काउंट भी डेबिट ही हुआ। यदि किसी को याद नहीं रहता ये रखना, यदि उसमें कैश डेबिट हो रहा है, कैश रिसीव डेबिट होगा, तो उस समय यदि आप पूर्ण भुगतान में राशि कम प्राप्त करते हैं तो कमी के बराबर की राशि वो डिस्काउंट कहलाएगी, बट्टा कहलाएगा। फुल सेटलमेंट में यदि मिलती है तो कैश डेबिट, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट भी डेबिट टू बी अकाउंट, बीज अकाउंटेंट हो जाएगा। ये था आपके रिसीव का। अगला है भुगतान किया, चुकाया, दिया। भुगतान किया, चुकाया या दिया शब्द लिखा गया है। वर्ड गिवन, इंग्लिश में ओनली पेड। यदि वर्ड गिवन पेड, तो व्हाट इज पेड, जो भी पेड किया तो आपने रोकड़ चुकाया या चेक द्वारा चुकाया, वो खाता परमानेंट क्रेडिट। प्राप्त किया तो कैश परमानेंट डेबिट। चुकाया, भुगतान किया, दिया तो परमानेंट कैश अकाउंट क्रेडिट। यदि चेक द्वारा पेमेंट हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो भुगतान करने पर, प्राप्त करने पर तो डेबिट होता है कैश, लेकिन चुकाने पर कैश क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, क्या भुगतान किया यानी कोई खर्चा है, पर्टिकुलर खर्च, उसका पेमेंट किया तो उस खाते को डेबिट कर दो। या किसको चुकाया, कोई व्यक्ति या संस्था है तो उसको डेबिट कर दो। तो भुगतान किया गया शब्द लिखा गया है तो कैश हमेशा क्रेडिट, चेक द्वारा हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या चुकाया या किसको चुकाया, उसका खाता डेबिट होगा। आपने किसी को भुगतान किया तो भुगतान किया शब्द लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा पेड। तो व्हाट इज पेड या टू whom पेड। व्हाट इज पेड, इट मीन पर्टिकुलर नेम ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई खर्च का नाम। या और टू whom पे यानी किसको चुकाया। तो ऐसी कंडीशन में उस अकाउंट को जिसको चुकाया या क्या चुकाया उसका खाता डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट परमानेंट क्रेडिट होगा। यदि चेक द्वारा पेमेंट करोगे तो उस कंडीशन में आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आप 10,000 रुपया, 10,000 वेतन के चुकाए
सैलरी पेड टू आर ₹10,000, सैलरी पेड टू आर ₹10,000, चुकाए, भुगतान किया, दिया, सैलरी पेड टू आर ₹10,000। इट मीन्स चुकाया या पेड शब्द है तो केस ऑलवेज क्रेडिट। यदि आप चेक से चुकाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। किसको चुकाए? टू whom पेड, या व्हाट, विच एक्सपेंडिचर पेड, कौन सा खर्च चुकाया। तो इसमें पार्टी का नाम भी है, आर को चुकाए, लेकिन किस काम के? वेतन के। तो इस समय आर का कोई महत्व नहीं है, आर का से कोई लेना नहीं, आपने आर को वेतन के चुकाए थे। तो क्या चुकाए या किसको चुकाए उसका खाता डेबिट होगा। क्या चुकाए? सैलरी के। किसको? आर को। आर का कोई महत्व नहीं है, सैलरी अकाउंट डीआर टू आर। यदि किसी पर्टिकुलर पार्टी को, जैसे कि वाई को ₹5,000 के पूर्ण भुगतान में ₹4,900 चुकाए, पेड टू वाई ₹4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000। वाई को 5,000 के पूर्ण भुगतान में, पेड टू वाई ₹4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000। वाई को चुकाए, चुकाया, भुगतान किया, दिया गया शब्द कहीं भी लिखा है तो केस क्रेडिट। उस दशा में डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट आय हुई, क्या कि वो अगले आदमी को आपको आपके द्वारा 5,000 रुपये चुकाने थे, आप उसको 4,900 दे रहे हो, अगला 4,900 लेने में अग्री है, तो आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट, इनकम और गेन्स ऑलवेज क्रेडिट। ये प्रॉफिट की राशि 100 रुपए है, क्रेडिट होगी, नियम लगाने की जरूरत भी नहीं है। चुकाया, भुगतान किया, दिया गया सब लिखा, कैश क्रेडिट। उस समय यदि डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। उस समय डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। डेबिट किसको करोगे? क्या चुकाया? कोई पर्टिकुलर खर्च का नाम है ही नहीं खर्च, इसका मतलब पार्टी। किसको चुकाया? वाइज अकाउंट डीआर। ये था चुकाया, भुगतान किया और दिया। अगला